हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हम लोग की पीटी 365 की क्लासेस चल रही थी, लाइव चल रही थी इसके पहले, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। बेसिकली कई बार आवाज़ कट रही थी, कई बार इंटरनेट की कनेक्टिविटी दिक्कत हो जा रही थी, और कुछ कमेंट सेक्शन में भी हम लोग को डिस्टर्बेंस आ रही थी कि बार बार कमेंट की रिप्लाई करते करते मुझे भी लग रहा था कि मैं रास्ते से भटक जा रहा था और क्लासेस बहुत लॉन्ग हो जा रही थी जितनी होनी नहीं चाहिए थी। तो इस वजह से जो आज से अभी आप लोग के पास करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी वो प्री रिकॉर्डेड होंगी, और इसको बेसिकली लाइव के तरह से प्रीमियर किया जाएगा, यूट्यूब पे प्रीमियर किया जाएगा, तो आप लोग ताकि उसको देख सकते हैं। तो लाइव यहाँ पे जुड़े रहिए आप लोग, और बेसिकली अब रोज़ इसी फॉर्मेट में आएगी। जो आप लोग के डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप लोग जो टेलीग्राम चैनल जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा डाउट, तो अगले दिन के क्लासेस में वो डाउट्स डिस्कस हो जाएंगे। दूसरी बात, जो अदर चीज़ें हैं, जो भी आपके स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अगली क्लास के प्रारंभ में ही डिस्कस कर दिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट कैसे एनालिसिस करना है इसका मैं अलग से वीडियो लेने वाला हूं। मैं पहले से कह रहा हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, सारी इस चैनल पे जितनी प्लेलिस्ट है उसे देखिए, आप लोग की प्रिपरेशन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चूँकि आपको पता है कि 75 साल हमारे आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो यूपीएससी हिंदी परिवार भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और 15 अगस्त के लिए हम लोग जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, इस पर 15% का स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी अभी अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल यूपीपीसीएस के लिए 850 रुपये ही पेमेंट करने हैं। तो आप 850 रुपये में 30-35 टेस्ट की एक कंप्लीट सीरीज आपको मिलती है, उसके मॉडल आंसर मिलते हैं, फुल टेस्ट का उसका वीडियो डिस्कशन भी आपको मिलेगा। तो सारी चीज़ें केवल 850 रुपये में यूपीपीसीएस के लिए और 1275 रुपये में यूपीएससी के लिए अवेलेबल है। तो इसको देर मत कीजिए, 15 अगस्त को ये ऑफर एग्जैक्ट खत्म हो जाएगा और आपका एग्जाम भी 2 महीने ही दूर है। तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, हम लोग ने आखिरी बार ये डिजिटल करेंसी वाला चैप्टर कर लिया था। ठीक है, डिजिटल करेंसी मैंने बताया था सीबीडीसी होता है, और हाल में जो रुपए जो जारी किया गया है, जो वाउचर जारी किया गया है एनपीसीआई द्वारा, हम लोग ने इस पर भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके, जो यानी ये हमारा हो गया था पूरा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कैसे जो चीज़ें की हैं, जो चेंजेस किए हैं, सारे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग देख लेते हैं बीमा संशोधन अधिनियम 2021 जो आया है, द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, जो जनरली पूछा जाता है, एफडीआई कितनी अनुमति दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला बता देता हूँ, उसके बाद जो काम की चीज़ें हम लोग पढ़ते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स में केवल एक चीज़ नोट करनी है इसमें, कि 49% की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया। यानी एफडीआई अब घरेलू बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 49% था, इसको बढ़ा के अब 74% कर दिया गया है। ठीक है, स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपको केवल ध्यान में रखना है, इसके अलावा कोई इसमें महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो क्या है, संसद द्वारा बीमा संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया, ये एक न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, इसमें जो है बोला गया है कि कुछ शर्तें सरकार रख सकती हैं एफडीआई से रिलेटेड, अभी उन शर्तों को नहीं बनाया गया है। और जैसा कि मैंने जब पॉलिटिकल साइंस यानी हम लोग जब पॉलिटी पढ़ रहे थे, जो सबसे चैप्टर 1 था, उसने बताया था कि कोई भी एक्ट लागू होता है उसके बाद नियम बनाए जाते हैं, एक्ट को धरातल पर उतारने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो सरकार नियम बना देगी, उस अधीन हो सकता है उन शर्तों के, लेकिन अभी आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण बात है कि एफडीआई की सीमा 74% कर दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया है कि किसके किसके ऊपर ये लागू होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत में निगमित ऐसे बीमाकर्ता पर लागू नहीं होगा ये जो नियम है। ठीक है, जो प्रावधान है, 33% शेयर पूंजी भारत के बाहर अधिवासित निवेशकों के स्वामित्व है। ठीक है, जिसकी 1/3 पूंजी बाहर निवासित निवेशकों के है। ठीक है, शासी निकाय के 33% सदस्य भारत के बाहर अधिवासित है। दूसरा, तो इन लोगों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, ये कभी पूछेगा नहीं, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनेगा वो केवल यही सीमा से पूछेगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात देखते हैं हम लोग कि जो इंश्योरेंस जो क्षेत्र है, जो बीमा जो क्षेत्रक है, उसका रेगुलेटर कौन है, ये महत्वपूर्ण बात है, यानी विनियामक कौन है। ठीक है, अगला यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि IRDAI। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये है भारत में बीमा क्षेत्र का
रेगुलेटर, ठीक है, विनियामक है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या कर रहा है, हाल में ही डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी डिजिटल बीमा पॉलिसी को जारी करने का परामर्श दिया है। इसने बोला है कि जो सभी बीमा कंपनियां जैसे LIC है, ठीक है, एश्योरेंस इंडिया लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत की जो बीमा करती हैं, तो उनको बोला है कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से दें। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि डिजी लॉकर, यह प्रश्न UPSC का बहुत हॉट प्रश्न है खास तौर पे, ठीक है। UPPCS में कम चांस है, लेकिन डिजी लॉकर UPSC बहुत चांस है कि पूछ दे। क्या पूछ दे? पहला तो जो सिंपल क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन यही बनता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। एक तो सिंपल क्वेश्चन यही बन जाता है कि यह किस मंत्रालय के अधीन है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है डिजी लॉकर, ठीक है। और इसको डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एक कंपनी है, इसके द्वारा इस डिजी लॉकर को संचालित किया जा रहा है। और ये क्या है, एक गैर लाभकारी कंपनी है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ध्यान में रखिएगा यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये क्या करता है डिजी लॉकर, डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट, आपका देखा होगा आपने, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, कई बार आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो आप डिग्री सर्टिफिकेट है जैसे IIT रुड़की की डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको डिजी लॉकर के माध्यम से मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये विधिक रूप से सत्यापित दस्तावेज की भांति आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, अभी आप उसका PDF यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपने फोटो खींच लिया, PDF बना लिया, तो विधिक रूप से सत्यापित नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डिजी लॉकर से जो चीज़ आप दिखाएंगे, जैसे आप मान लीजिए आपकी पुलिस चेकिंग हो रही है और आपने ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर का दिखाया, तो पुलिस को ये मानना पड़ेगा कि यह सही है, ठीक है। डिजी लॉकर में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, डिजी लॉकर समझौता होता है, तो यह मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आप देखिएगा कि यह क्या करता है, विधिक रूप से सत्यापित दस्तावेज की भांति आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट ये भी पूछ सकता है। तो डिजी लॉकर के संदर्भ में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पता चल गया होगा कि एक तो MEITY की यह पहल है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन चलाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट यही दे सकता है सीधे सीधे। और तीसरा, इस दस्तावेजों का प्रयोग, जो इसमें जो दस्तावेज हैं, डिजिटल दस्तावेज हैं, उनका प्रयोग विधिक रूप से सत्यापित दस्तावेज की भांति हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, इसके अलावा अब जो है एक और न्यूज़ आई है जो भी IRDAI से संबंधित ही है, कि इसने बीमा कंपनियों को इन्विट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs, ये बेसिकली होते क्या है, देखिए कुछ नहीं होते हैं। जैसे आपको मान लो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो एक बार ये हो जाता है कि आपके पास 1000 रुपये है, तो आप काहे का रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, भाई आपकी औकात ही नहीं है, ज़मीन कैसे खरीदेंगे, ठीक है भाई, ज़मीन करने के लिए एकदम पूरी जेब भरी होनी चाहिए पैसों से। लेकिन आप चाहते हैं कि यार 1-2 लाख रुपए ही आपके पास रियल इस्टेट में इन्वेस्ट हो जाए, तो एक ट्रस्ट होते हैं जो आप क्या करते हैं, इनको पैसा देते हैं, ये पूल करते हैं रिसोर्स का, आपसे लेते हैं, आप जैसे जो छोटे छोटे जो निवेशक हैं इनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और ये एक जगह ज़मीन वमीन में पैसा लगाते हैं, रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं। तो ये जो ट्रस्ट हैं, इसमें भी बोला है कि ये जो बीमा कंपनियां हैं इनमें निवेश कर सकती हैं, लेकिन बोला है कि देखिए, अच्छा निवेश कर सकती हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कुछ शर्तों के अधीन है। हालांकि ये UPSC का क्वेश्चन ये बनेगा नहीं, ठीक है, UPSC में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनेगा, तो पूछेगा भारत में बीमा कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कि ये बीमा कंपनियां REITs और इन्विट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, तो बस ध्यान रखना है कि कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा पूछ सकता है कि वर्तमान में इसका क्या है, FDI का लिमिट कितना है, तो आपको ध्यान रखना FDI की लिमिट वर्तमान में 74% ही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है। अब इसमें एक समझ हम लोग बना लेते हैं कि जो अधिसूचना IRDAI ने दिया है, ठीक है, IRDAI ने जो अधिसूचना दिया है उसमें क्या है कि किसी भी रेटिंग का आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 75% AAA- रेटिंग वाली संपत्तियों में होना चाहिए। तो मान लीजिए 100 रुपये निवेश कर रही हैं बीमा कंपनियां, तो 75% कम से कम AAA- वाली रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। अच्छा, अब देखिए वापस हम लोग एक बार देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो वापस हम लोग को केवल क्या चीज़ ध्यान में रखना है, इस टॉपिक में 2 चीज़ें काम की है, शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे 2 चीज़ें, एक डिजी लॉकर कहाँ गया, यही डिजी लॉकर एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे पहला, दूसरा बनाएंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तीसरा आप लोग के लिए क्विज क्वेश्चन है कि बताना है IRDAI किस समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था, तो आपको बताना है किस समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है। अच्छा, तो ये देख लीजिए, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि FDI की सीमा, तो केवल इस एक पेज में केवल आपको ये 2 चीज़ें शॉर्ट नोट्स में बनानी है,
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो ये बेसिकली जो पूरा न्यूज़ है वो केवल यही बताया है कि भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है विभिन्न देशों के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, उन बातों को बताया है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, 2-3 चीज़ें आती हैं। एक होती हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन, ROO बोलते हैं हम लोग, रूल्स ऑफ ओरिजिन। जैसे देखिए इसको मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये बातें डिटेल में समझाई थी, शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए कंट्री A और कंट्री B ये आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं, तो मतलब कंट्री B का कोई भी सामान कंट्री A में बिना प्रशुल्क यानी बिना टैरिफ के आ सकता है। ये बात समझिएगा, बिना टैरिफ के आ सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कंट्री C है, C फॉर चाइना ही ले लो, ठीक है। C एक कंट्री है, वो मान लीजिए उसका A से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यानी A से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये बात समझिएगा। C का A से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन B के साथ उसका कुछ ऐसा एग्रीमेंट है। तो ये काम कर सकता है ना कि चाइना ने क्या किया, पूरा सामान B में भेजा, और B से क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था तो सारा सामान A में बिना प्रशुल्क के भेज सकते हैं। इन्हीं के लिए क्या किया जाता है, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के स्रोतों का नियम लागू किया जाता है, हिंदी में हम बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि यह देश आपस में निर्धारित करते हैं कि किन वस्तुओं को माना जाएगा कि वो कंट्री B का है। क्योंकि समझौता तो हमारा कंट्री B से हुआ था, तो हम केवल कंट्री B के ही जो वस्तुएं हैं उसको ही भारत में फ्री प्रवेश देंगे। तो ये क्या होता है, हर देश का अलग अलग डिसाइड होता है कि 75%, 25% जब वैल्यू एडिशन किसी वस्तु में कंट्री B में होगा तो ही माना जाएगा कि यह इस देश के ओरिजिन का है, और तभी उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो एक कॉन्सेप्ट आपने रूल्स ऑफ ओरिजिन समझ लिया, ठीक है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, मैं पहले बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो टॉपिक है उसको रीड करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, देखिए कंट्री A और कंट्री B है, ठीक है, ये मान लीजिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, PTA कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि मान लो कंट्री C से कोई सामान आ रहा है जिसके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वही सामान कंट्री A से आ रहा है, तो प्राइस में दोनों के डिफरेंस नहीं होगा। कंट्री A और कंट्री C के प्राइस में डिफरेंस नहीं होगा अगर कोई सामान वो B को भेज रहा है, मतलब दोनों पे जो टैरिफ लगेगा सेम लगेगा। लेकिन कंट्री B क्या करेगी, A वाले के सामान को प्रेफरेंस देगी, मतलब सबसे पहले A वाले के सामान को लेगी, है ना, और C वाले अगर सेम गुणवत्ता के सामान है तो A वाले को प्राथमिकता देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, एक सकारात्मक सूची बनाई जाती है। सकारात्मक सूची मतलब पॉजिटिव लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें बोला जाता है कि ये वाले सामान जो 1 2 3 4 5 6 एक 200 सामान की लिस्ट बनाती, इन्हीं सामानों को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में माना जाएगा, ठीक है। तो एक सकारात्मक सूची बनाई जाती है उन उत्पादों के लिए जिसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। एक दूसरी चीज़ होती है मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की तुलना में अधिक व्यापक होता है। देखिए लिखा हुआ है अधिक व्यापक है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या किया जाता है, बस एक नकारात्मक सूची बनाई जाती है। जैसे मान लो कोई कंट्री A थी, कंट्री B थी, ठीक है, मान लो A में 200 सामान उत्पादित होता है, ठीक है। अब इनके यहाँ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ A और B में, तो इसमें इन्होंने क्या किया, बोला कि इनमें से 100 सामान ऐसे होंगे जिनका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, एक निगेटिव लिस्ट बनाई जाती है। बोला था कंट्री A 200 सामान उत्पादित करती थी, ये 25 सामान छोड़ दो, बाकी जितने सामान होंगे, है ना, बाकी जितना भी सामान जो इस लिस्ट में नहीं है सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में आएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, बस समझ पा रहे होंगे आप लोग, यही डिफरेंस है कि एक में आपको बड़ी लिस्ट बनानी पड़ती है, एक में केवल नकारात्मक लिस्ट बनाई रहती है। तो यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन यही दे देगा, बोलेगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैच द कॉलम दे देगा, बोल देगा सकारात्मक सूची, यहाँ पे दे देगा नकारात्मक सूची। तो आपको मैच द कॉलम में ध्यान रखना है कि नकारात्मक सूची फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होती है, सकारात्मक सूची प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण बात है कि मेरे द्वारा ही, ठीक है, और मेरे द्वारा ही यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की प्री टेस्ट सीरीज मेरे निर्देशन में चलाई जा रही है, और अभी हम लोग 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 15% का ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। यानी केवल 850 रुपये मात्र में ही आपको पीसीएस की लगभग 35 टेस्ट कंप्लीट फ्री मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसको देखें और इसको ज्वाइन करिए, और यूपीएससी हिंदी का सपोर्ट करिए, साथ में अपना सिलेक्शन का जो आपके चांसेस हैं उसको बढ़ाइए, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, ये पता चल गया। अगला होता है CECA, कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। ये क्या होता है, ये इससे भी व्यापक है।
और व्यापार प्रशुल्क पर चर्चाओं को शामिल करता है। इसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से टैरिफ कम किए जाएं, कितने टैरिफ कम किए जाएं, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय या जो भी CA का एग्रीमेंट है, ये भी डिस्कशन करते हैं। अगला होता है सीपा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये सबसे व्यापक है। इसमें हम लोग देखते हैं कस्टम सहयोग, है ना, ट्रेड जो आप कह सकते हैं फैसिलिटेशन देखते हैं, ठीक है, IPR से रिलेटेड भी हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे भारत और जापान में CEPA है, ठीक है, भारत और जापान में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बढ़ के है। इसमें हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अब देखिए, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। अब क्या है, वाणिज्य संबंधी एक संसदीय समिति बनाई गई है जो जापान, कोरिया, आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पुनर्विचार करेगी, ठीक है। ये एक काम किया गया है, ये एक चीज़ न्यूज़ में है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारत जब से इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तब से भारत में इनके सामान बहुत ज़्यादा आयातित होते हैं, आयातित बहुत ज़्यादा होते हैं, और भारत का इनके साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। आप इसका आंकड़ा देखेंगे तो कई बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा जब से हम लोग 2010-11 से जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं तो बहुत तेज़ से बढ़ा है। तो इसी को कमी करने के लिए, इसी को देखने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो बनाया गया है कि भैया हम एक स्थायी समिति का गठन किए हैं, ठीक है। इस बात को समझिएगा। अब बोल रहा है कि क्यों ऐसा किया गया, तो देखिए वही चीज़ बताई गई, क्योंकि भारतीय निर्यातकों द्वारा इसका उपयोग नहीं के बराबर किया गया, केवल 5% से 25% तक ही इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। आयात में वृद्धि हो रही है, जो कि मैंने पहले ही बताया, है ना। और क्यों, क्योंकि आप देखेंगे चीनी उत्पादों की डंपिंग हो रही है, जो कि ROO रूल ऑफ ओरिजिन के संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। मैंने वही बात आपसे बताई कि देखिए क्या है, चीन का आसियान देशों के साथ, ऐसे समझिएगा, चीन का, ये जो चीन है, इनका आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और आसियान का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये क्या करते हैं, चीन वाले सामान आसियान में डंप कर देते हैं और यहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भेज देते हैं, क्योंकि रूल ऑफ ओरिजिन के जो प्रावधान है भारत ने बनाए हैं, इसका उल्लंघन करके ये लोग भारत में डंपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस कारण से आसियान के साथ भारत के व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि हुई है, और ये कारण है। अब बोला है समिति ने कुछ सुझाव दिए, और देखिए ये बेसिकली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए मुझे नहीं लगता इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। प्री के लिए वही FTA क्या होता है, ठीक है, PTA क्या होता है, CECA क्या होता है, ये बात आपको केवल ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात प्री के लिए नहीं है, ठीक है। अब वही बात बोला है कि जब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पारस्परिकता सुनिश्चित नहीं की जाती है, ठीक है, तब तक कुछ मदों जैसे इस्पात में रियायती दरों को निलंबित किया जाना चाहिए। तो वही बोला है कि इस्पात जैसे चीज़ों को, क्योंकि भारत के बहुत सारे MSME इस्पात के हैं, इनको नुकसान हो रहा है, तो इनको बंद किया जाए। ROO के संबंध में आवधिक अनुपालन आकलन किया जाए, देखा जाए कि कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अनुपालन आकलन मतलब कंप्लाइंस, तो जो देश हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो कंप्लाइंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए भारत ने क्या किया, ड्यूटी इवेजन के मामलों की रोकथाम के लिए एक नियम को अधिसूचित किया है। क्या नियम है, सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन, वही रूल्स ऑफ ओरिजिन नियम अधिसूचित किया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। काम का कुछ नहीं है इसमें बस यही चीज़ें समझनी थी, और यही UPSC पूछता है जनरली कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, ठीक है। वही 4-5 ऑप्शन दे देगा, ये आपको समझना होगा। फिर एक है कि मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। बेसिकली UPSC सीधे ही पूछ देगा हाल में ही, और UPPCS खासतौर पे, सॉरी UPSC नहीं, UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, UPPCS 2021 सीधे सीधे पूछ देगा कि ये जो है CECPA किस देश के साथ भारत का किया गया, तो ध्यान में रखना है मॉरिशस के साथ भारत का ये CECPA किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, इसके बारे में बताया गया। 2 भागीदार देश सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाने के अतिरिक्त उत्पादों के एक समूह पर प्रशुल्कों में कटौती करते हैं या समाप्त करते हैं। तो बेसिकली हम सेवाओं के उत्पादन को, सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि ये एक क्या है, अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना प्रथम व्यापार समझौता होगा। तो देखिए इसीलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है, इसीलिए UPPCS में पूछे के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि पहला किसी अफ्रीकी देश, यानी मॉरिशस अफ्रीकी देश है, और ये पहला किसी अफ्रीकी देश के साथ व्यापार समझौता है। सीमित समझौता है जो कुछ कुछ चीज़ों पर सहयोग को शामिल करेगा। कौन कौन चीज़ों पर सहयोग है, तो स्वच्छता और पादप स्वच्छता, ठीक है, मूल नियमों, सेवाओं पर व्यापार, तकनीकी बाधाओं पर रोकथाम, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स टू ट्रेड, सॉरी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इन चीज़ों को रोकने वाले नियमों पर ये बात करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या हुआ कि भारत ने, देखिए वो संसदीय समिति गठित की थी, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो ये जो साझेदार देश हैं जैसे जापान,
ये सब, तो ये सब परेशान हो गए कि भारत मतलब नए नियम बना रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि भारत ने, यहाँ पे पढ़िए, भारत ने लिखा है सीमा शुल्क व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन, यानी भारत रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड नए नियमों को बना रहा है। इससे ये वाले देश परेशान हुए हैं और इन्होंने WTO में शिकायत दर्ज की है, ठीक है, कि भारत द्वारा आयातित वस्तुओं के लिए अधिक दस्तावेज माने जा रहे हैं। देखिए भारत सीधे, देखिए बात समझिएगा, जब दो देशों में, एक बात थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, मान लो देश A है और देश B है, दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है मतलब जो नकारात्मक सूची थी उसको छोड़ के सभी वस्तुओं पर टैरिफ लगभग शून्य था, लगभग शून्य या जितना डिसाइड किया होगा उतना टैरिफ था, बहुत शून्य के करीब टैरिफ था। अब इस बात को समझिएगा, तो एक तो ये टैरिफ बैरियर तो शून्य होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कंट्री B से कोई सामान आ रहा है, कंट्री A कहे कि ये कागज़ दिखाओ नहीं तो हम तुम्हारा मानेंगे ही नहीं, हैं कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे वाला एक भारत में नारा चल रहा था ना। तो मान लो कंपनी B बोले कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो भारत कहेगा तो हम मानेंगे ही नहीं, तुम्हारा सामान है तो जाओ देश से निकाला कर देंगे, है ना। तो वही वाला हाल है, यही बात समझिएगा। तो ये कह रहा है कि अब देखो द्विपक्षीय समझौता है तो भारत एक तरफा तरीके से ये नहीं बढ़ा सकता, टैरिफ नहीं बढ़ा सकता, लेकिन भारत ये सब कह सकता है कि हम और कागज़ देखेंगे, अब तुम हमको पहले का कागज़ दिखाओ नहीं तो हम नहीं मानेंगे, है ना। वैसा वाला जो अभी चल रहा है हाल में, आप लोग देखेंगे बहुत हल्ला हुआ है भारत में, तो वही वाला हम कागज़ नहीं दिखाएंगे या कागज़ दिखाना पड़ेगा। तो यही वाला हल्ला जो है जहाँ पे भी कंट्री A कर सकता है लेकिन टैरिफ नहीं कम कर सकता, तो ये बोल रहे हैं कि ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। बैरियर्स दो तरह के होते हैं, कोई भी दो कंट्री के बीच में ट्रेड के दो बैरियर्स होते हैं। तो टैरिफ बैरियर्स जो कि टैरिफ लगा देते हैं, हम टैरिफ बढ़ा देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसमें हम प्रशासनिक बात है कि मतलब पास ही नहीं हो रहा है, माना ही नहीं जा रहा है कि आपके देश का सामान है और कहा जा रहा है कागज़ दिखाओ कागज़ दिखाओ, ठीक है। तो ये बात समझना। तो नॉन टैरिफ बैरियर भी क्या होता है, आप देखोगे इन्होंने शिकायत की है कि भारत क्या कर रहा है, गैर प्रशुल्क बाधाओं में वृद्धि कर रहा है और WTO में शिकायत की। अब भारत कह रहा है कि तुम लोग ससुरे शिकायत कर दोगे तो हम मानेंगे का, तो भारत कह रहा है WTO का क्षेत्राधिकार नहीं है कि वो दो देशों के बीच के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बीच में आए। तो भारत ने अपना यही तर्क दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे भारत ने बोला है सीधे सीधे कि क्या है, जो भी कहीं लिखा है द्विपक्षीय FTA के आयात से संबंधित है जो व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के दायरे के अधीन नहीं है, ठीक है। तो भारत ने यही सब बताया है। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, मतलब बेसिकली वही भारत ने अपना तर्क ये दिया है कि हम द्विपक्षीय समझौता ये था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हम जो मन करे वो करें, WTO का कोई इसकी औकात नहीं है। अब ये बताया कि भारत का किन किन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया लंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे 2020 में UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार आपको एटलीस्ट ये रीड कर लेना चाहिए कि बस एक बार एटलीस्ट घुमा लेना चाहिए कि भारत का किन जगह से है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या रीजनल एग्रीमेंट, किन देशों के साथ है। तो मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ ये केवल रीड कर लेनी चाहिए। अच्छा अगला देखते हैं हम लोग, है ना। तो भारत ने वही सीमा शुल्क नियम जो अभी जारी किया, अधिसूचना जारी कर दी, तो वही भारत ने कहा कि ये जो कारोटार है, जो वही सीमा शुल्क जो नियम है वो द्विपक्षीय FTA के आयात से संबंधित है जो कि व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के दायरे के अधीन नहीं है। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र क्या होता है, ये WTO क्या करता है, आवधिक जांच करता है कि कोई देश व्यापार संबंधी प्रथाओं को आसान कर रहा है कि नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई देश कर रहा है कि नहीं। तो ये ट्रेड रिलेटेड जो रिव्यू है, ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म करता है, WTO ऐसा करता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग और चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्ञातव्य कि विभिन्न अनुबंधों के तहत बनाए गए नियमों, विषयों और प्रतिबद्धताओं का सभी देशों द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए WTO ने ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के तहत ट्रेड पॉलिसी रिव्यू को अपनाया। बेसिकली एक मैकेनिज्म है WTO का जो चेक करता है कि देश जो रूल, जो रेगुलेशन, जो संधियाँ किए हैं उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ठीक है। और भारत ने यही कहा कि ये द्विपक्षीय है इसलिए हम इसके दायरे में नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, IMF और कोटा प्रणाली, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है तो इसको ध्यान में रखिए। अब ये क्या होता है, इसको ऐसे देखिए, आपको पता होगा इसमें एक चीज़ आती है SDR, ठीक है। SDR इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, यही पूछता है जनरली। सामान्यतः SDR को IMF की करेंसी बोला जाता है, समझिएगा बात को, दो चीज़ों में अंतर है। IMF की करेंसी सामान्यतः कहते हैं, हालांकि ये वाकई में करेंसी है नहीं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं है, ठीक है। ये बात दो चीज़ों में अंतर है, इसको देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। ये एक मुद्रा नहीं है, SDR एक मुद्रा नहीं है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट है वो एक मुद्रा नहीं है, बस इसको समझिएगा। ये क्या है, बेसिकली माना जाता है कि एक मुद्रा की तरह व्यवहार करता है। जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है, जैसे IMF थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। IMF जो है आपको पता होगा ब्रेंटन वुड्स, ठीक है, ब्रेंटन वुड्स ट्विन, ब्रेंटन वुड्स ट्विन में कौन कौन से देश हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दो हैं।
अब ये IMF का काम क्या है, ये IMF क्या करता है, ये करता है वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उनकी स्थिरता, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिरता बनी रहे। अचानक से ऐसा ना हो जाए कि आयात निर्यात में इतना ज़्यादा चेंजेस आए कि वो देश चौपट हो जाए, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, इस पे ध्यान रखता है। तो मान लो कोई देश, जैसे भारत में आपने सुना होगा 1991 में भारत का केवल 7 दिन के आयात का पैसा बचा हुआ था, ठीक है। तो IMF ने क्या किया, भारत को पैसा दिया मान लो उधार, तो वो उधार जो IMF देता है वो किसी डॉलर वॉलर में नहीं देता है, वो देता है SDR के रूप में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में उधार देता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो SDR के रूप में उधार देता है। अब ये SDR होता क्या, ये SDR एक बास्केट होता है। अच्छा, कोई भी IMF का जो सदस्य देश है, IMF के जितने सदस्य देश हैं, कोई भी इस SDR को लेने से मना नहीं कर सकता। मान लो आपने जापान से कोई सामान खरीदा और जापान को अपने SDR का भुगतान किया, तो जापान मना नहीं कर सकता कि नहीं हम SDR नहीं लेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, ये बेसिकली एक मुद्रा इसीलिए मानी जाती है, ठीक है, ये मुद्रा मानी जाती है। अब ये मुद्रा मानी जाती है लेकिन है नहीं असल में, ये केवल एक पर्चा के समान है, जैसे बॉन्ड पेपर के समान है, ऐसे समझ लो, बॉन्ड है, एक तरह का बॉन्ड पेपर है। अब ये कहते हैं एक बास्केट पे डिपेंड करती है। अब ये बास्केट में आपको बताना है कौन कौन सी इसमें से करेंसी शामिल है। तो पहला मैं दे रहा हूँ ऑप्शन पाउंड, ये UPSC का फेमस क्वेश्चन है जो अगले साल पूछा जाएगा, UPPCS में भी पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। येन, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग लिख दे रहा हूँ बीच में, युआन, डॉलर, ठीक है, और यूरो, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से, मोर देन वन करेक्ट है, कौन कौन से जो मुद्राएं हैं इसके बास्केट में होती हैं। ये बताने के बाद आपको उसका ऑर्डर भी बताना है कि किस ऑर्डर में है। जैसे डॉलर सबसे ज़्यादा है ना, तो ये बस बेसिकली आपको इसके बाद ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आज का हुआ, ये आपको क्विज है, ये UPSC में पूछा जाएगा और ये आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है, ये नोट्स में बनाना है। अब हम समझ लेते हैं कोटा। कोटा क्या है, अभी भारत ने कहा, बेसिकली कोटा ये होता है, आप समझो कोटा क्या होता है, कई चीज़ डिपेंड करता है। देखो ये क्या है, बेसिकली इसको समझते हैं हम लोग। जैसे IMF में बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है, मान लो 200 सदस्य, मान लो, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, आप लोग ध्यान देना। तो मान लो लगभग 200 सदस्य हैं, तो कोई निर्णय IMF को लेना है, तो निर्णय लेना है तो ये वोटिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे। तो बेसिकली ये जो वोटिंग करते हैं और हर देश का जो अलग अलग वेटेज है इस वोटिंग में, वो डिपेंड करता है कोटा पर, वो निर्भर करता है कोटा पर। एग्जैक्ट कोटा उनका वोटिंग नहीं होता है, लेकिन कोटा पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये जो कोटा होता है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, IMF में उसका रिजर्व कितना है, मतलब IMF को कितनी सहायता दे रहा है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था का खुलापन कितना है। तो बेसिकली इन तीनों चीज़ पर ध्यान में रखिएगा, अर्थव्यवस्था के खुलापन, IMF को कितना सहायता दे रहा है और अर्थव्यवस्था का आकार। एक बार आप लोग वैसे इसको रीचेक करिएगा, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इनके वोटिंग राइट्स और कोटा निर्धारित होते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स और कोटा निर्धारित होते हैं। तो बेसिकली अब वही बात, अब हम लोग ये कोटा के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है, जितना मुझे आता था मैंने समझा दिया। आप लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये UPSC और UPPCS में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन बने। तो ये क्यों न्यूज़ में रहा है, उसी बात को बोला कि भारत ने बोला है कि ब्रिक्स देशों को अपने कोटा पर समन्वय करना चाहिए, आपस में समन्वय करना चाहिए, है ना। और बोला है कि अभी जैसे क्या कि आप देखोगे जो 200 देश हैं सबका वेटेज अलग अलग है, सबका वेटेज अलग अलग है, इनके वेटेज में भी चेंज होता रहता है। वेटेज में जैसे अर्थव्यवस्था का आकार मान लो भारत का अचानक से $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन, जो 56 इंच का सीना है मान लो वो बढ़ा चढ़ा के इसको $5 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। तो अब क्या होगा भाई, भारत कहेगा ना कि हमें वैश्विक रूप से और कोटा चाहिए, तो वो जो कोटा में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, जनरल रिव्यू ऑफ कोटास से होता है। और ये 16वीं सामान्य समीक्षा 2023 तक हो जाएगी, ठीक है, ये 2023 तक हो जाएगी, ये बात समझिएगा। तो इसलिए कोटा का बहुत महत्व है। अब कोटा का क्या महत्व है, तो देखिए SDR का आवंटन है ना, तो जो कोटा होता है वही SDR का आवंटन भी निर्धारित करता है, वित्त तक पहुंच भी निर्धारित करता है कि एक सदस्य देश को कितना वित्त पोषण अधिकतम, ध्यान में रखिएगा। कोटा क्या निर्धारित करता है, एक जो सदस्य देश है, मान लो भारत है, तो अचानक से सामान्य स्थिति में भारत को जरूरत पड़े, जनरल कोई स्पेशल प्रॉब्लम ना है, केवल जनरल प्रॉब्लम पड़े, तो कितना अधिकतम वित्त पोषण ले सकता है, ये उसका कोटा निर्धारित करता है। अधिकतम ध्यान लेना, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि IMF में कोटा संबंधित निम्नलिखित कथनों पे ध्यान दें, तो क्या है यहाँ पे दे देगा, न्यूनतम वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना, नहीं ये गलत है, IMF से अधिकतम कितना वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है ये डिपेंड करता है कोटा। फिर वोटिंग पावर, मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि 1 लाख SDR के बदले 1 वोट और जुड़ जाता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो जितना कोटा होता है ये भी जुड़ जाता है। और IMF के संसाधन में योगदान, जितना आपका कोटा होगा उतना ही आप IMF के संसाधन में योगदान देंगे, ये बात मैंने ऑलरेडी बताया था। देखिए लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसी देश का कोटा
उस देश द्वारा IMF को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों की अधिकतम राशि प्रदान करता है। तो जितना आपका कोटा होगा आप उतना राशि देंगे और बेसिकली वही राशि आप ले भी सकते हैं सामान्य स्थिति में। तो वही वित्त तक पहुंच और संसाधनों में योगदान, दोनों चीज़ बेसिकली आप देखेंगे मैच कर रहा है। ठीक है, तो यही बात हो गई कि IMF एक कोटा आधारित समान, ये मैंने बता ही दिया कि कोटा क्या होता है, बेसिकली वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, वोटिंग राइट्स होते हैं। इसे SDR के रूप में दर्शाया जाता है। SDR मैंने समझा दिया कि ये क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति है। ये क्या करता है, एक पूरक है, ध्यान में रखिएगा, पूरक है, कोई करेंसी नहीं है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा 5 वर्ष के अंदर कोटा की सामान्य समीक्षा की जाती है। ठीक है, 85% मत होने चाहिए कोई भी कोटा पारित होने के लिए, और किसी भी सदस्य देश के कोटा को उसकी सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, कोई भी देश की सहमति के बिना उसके कोटा में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यही सब है। इसके अलावा इसके अलावा कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं, मतलब ये तो फालतू है कि IMF की IFMC में भारत ने पार्टिसिपेट लिया है, बस न्यूज़ है, इसको देख के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब अगला हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 40-45 मिनट का वीडियो सही है। मैं एक वीडियो तुरंत फिर से बना दूंगा, तो ऐसे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आप लोग के लगातार, है ना। क्योंकि हम लोग लाइव नहीं है, वीकली कोशिश करेंगे कि एक लाइव वापस आएँ। और दोस्तों आप लोग UPSC हिंदी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना सपोर्ट इस पर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।